गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 इतिहास मेसोपोटामिया की सभ्यता पार्ट नंबर 2। कल हमने मेसोपोटामिया के बारे में जाना। ठीक है, तो हमने क्या जाना, मेसर्स और पोटामस नामक दो शब्दों से, जो यूनानी भाषा के शब्द हैं, उनसे क्या बना मेसोपोटामिया, जिसका अर्थ होता है दो नदियों के मध्य की भूमि, यानी दो आप प्रदेश। तो ऐसा प्रदेश जो दो नदियों के मध्य स्थित है, कहाँ पे है? मेसोपोटामिया। इसका जो पुराना नाम है उसे क्या बोलते हैं हम? आधुनिक नाम है इसका इराक और पुराना नाम है मेसोपोटामिया। ठीक है, कौन सी नदियां हैं? दजला व फरात। ये जो नदियां हैं बेटा, ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है और कहाँ गिरती है? फारस की खाड़ी के अंदर गिरती है। और इस दोनों नदियों के बीच में जिन सभ्यता का उदय हुआ या जिस सभ्यता का उदय हुआ उसे हम बोलते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, इसे संसार की प्राचीनतम सभ्यता माना जाता है, या ऐसा कह सकते हो आप कि इराक के मेसोपोटामिया में संसार के सबसे पहले शहर बसे। या दूसरे शब्दों में आप ये बोल सकते हो कि शहरीकरण की या विश्व में पहला शहरीकरण कहाँ हुआ? मेसोपोटामिया में हुआ। यह बात हम विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर कहते हैं। तो साक्ष्य कौन से हैं? उत्खनन में हमें बहुत सारे शहरों के अवशेष मिले। तो यह उत्खनन कब हुआ? यह उत्खनन 1840 के दशक में चला। किसके सहयोग से चला? इंग्लैंड के आर्थिक सहयोग से चला। ठीक है, मेसोपोटामिया इराक दजला में फरात नदियों के मध्य वाला स्थान है, जहां विश्व में सबसे पहले शहरीकरण हुआ। बहुत सारे शहर बसे और उत्खनन में हमें बहुत सारे शहरों के अवशेष मिले हैं। और यह उत्खनन का कार्य 1840 के दशक में चला और इंग्लैंड के आर्थिक सहयोग से चला। ठीक है, इसको आप बता लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आपने बता लिया होगा, मेसोपोटामिया वर्तमान इराक वाला हिस्सा है, जो कहाँ है? दजला फरात नदियों के मध्य में यह सभ्यता स्थित थी। यहाँ विश्व का पहला शहरीकरण हुआ। तो क्या ये शहर एक साथ बस गए? नहीं। इसके बारे में हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया के लोगों ने सबसे पहले गांव बसाए होंगे और उसके बाद ये गांव क्या है, धीरे धीरे तरक्की करते हुए शहरों के में बस गए। जैसे आप उदाहरण लेंगे कि जो मोती डूंगरी वाला इलाका है आपका, या मालवीय नगर वाला इलाका है, ये क्या था? पहले गांव थे, शहर हमारा चार दीवारी के अंतर्गत था। धीरे धीरे जब उन्नति हुई, यहाँ के लोगों ने अपनी जमीनों को बेचा और वो लोग जिन्होंने आवास के लिए यहाँ पर जमीनें खरीदी, उन्होंने मकान बनाए।
मकान बनाने के साथ में लोगों को आवश्यकता के लिए आवश्यक चीजों की आवश्यकता हुई और उनके जो बाजार बने, उन बाजार से यहाँ पर आवाजाही बढ़ी और जब बाजार बढ़े, आवाजाही बढ़ी तो ये बस्ती भी और बढ़ गई और धीरे धीरे इसने शहर का रूप ले लिया। उसी प्रकार मेसोपोटामिया के लोगों ने भी सबसे पहले गांव बसाए और ये गांव धीरे धीरे व्यापार आदि की उन्नति, आवागमन के उत्तम साधनों की वजह से शहरों में तब्दील हो गए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मेसोपोटामिया या इराक का भूगोल कैसा था प्राचीन काल का। ठीक है, भूगोल के अंतर्गत हम वहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे कि वहाँ का जो भौगोलिक स्थिति कैसी थी। तो इसको आप पॉइंटों के आधार पर लिख सकते हो कि मेसोपोटामिया भौगोलिक दृष्टि से विविधता वाली सभ्यता थी। इसका मतलब क्या है, मेसोपोटामिया में कई तरह के भौगोलिक प्रदेश थे। जैसे हमने भारत के भौगोलिक प्रदेश पढ़े, उन्हें 6 भागों में बांटते हैं। उसी प्रकार जो मेसोपोटामिया में जो भौगोलिक स्थिति थी वो क्या थी, वो भी अलग अलग थी। कैसे थी, मैं लिखता हूँ। दूसरा, पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे मैदान थे या हरे भरे पेड़ पौधे थे। तीसरा लिख सकते हो आप, ये पेड़ पौधे एक पर्वत श्रृंखला के रूप में थे। मतलब एक पर्वत श्रृंखला थी और वो इन पेड़ पौधे क्या थे, पर्वत श्रृंखला के ऊपर थे। तो याद रख सकते हो, ऐसी पर्वत श्रृंखला थी जो पेड़ पौधों से युक्त थी। ठीक है, तो याद रख सकते हो, ये पेड़ पौधे एक पर्वत श्रृंखला में थे। ठीक है, और इसमें क्या था, यहाँ स्वच्छ झरने व जंगली फूल थे। ठीक है, इसे आप उतारो, फिर आगे अपनी चीज करेंगे। ठीक है, तो जो मेसोपोटामिया के जो भौगोलिक दृष्टि से विविधता वाला है, तो पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे पेड़ पौधों के क्या थे, ऊंचे मैदान थे। और ये मैदान कैसे थे, ये पेड़ पौधे एक पर्वत श्रृंखला में थे। जो ये मैदान था, ये पर्वत श्रृंखला का रूप लिए हुए था कि उसकी ढाल में मैदान थे और बाकी जो पेड़ पौधे थे वो हरे पर्वत श्रृंखला के रूप में थे। यहाँ स्वच्छ झरने व जंगली फूल भी थे। ठीक है, वहां का पॉइंट के रूप में आप ले सकते हो गूगल पे।
यहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती थी। छठा, यह वर्षा फसलों के लिए कैसी थी? उपयोगी थी। पांचवा, मेसोपोटामिया के लोगों ने 7000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती करना प्रारंभ कर दी थी। इसे उतार लीजिए, मैं समझाता हूँ। ठीक है, आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? यहाँ पर्याप्त मात्रा में बरसात होती है। ठीक है, यह बरसात फसलों के लिए उपयोगी थी। ठीक है, मेसोपोटामिया के लोगों ने 7000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के बीच में खेती करना प्रारंभ कर दिया। अब इसके जो उत्तर के बारे में पढ़ेंगे। आठवां जवाब भूगोल की विशेषता है, उत्तर की उच्च भूमि में स्टेपी घास के मैदान थे। गवाह लिख सकते हैं आप, यहाँ कृषि कार्य से पशुपालन अच्छा आजीविका का साधन था। क्योंकि ये घास के मैदान साल भर हरे भरे रहते थे, जिससे पशुओं को पौष्टिक चारा आसानी से उपलब्ध हो जाता था। इसे उतार लीजिए तो मैं समझाएगा।
ठीक है, हमने पढ़ा पहले पूर्वोत्तर का हरे भरे मैदान थे, वो कैसे थे, एक पर्वत श्रृंखला में पेड़ों के रूप में थे, ठीक है ना, एक पर्वत श्रृंखला है जो हरे भरे पेड़ों से युक्त है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि वहां पर स्वच्छ पानी के झरने थे और जंगली फूल थे। उसके बाद हमने पढ़ा कि उस जगह पर्याप्त वर्षा होती थी और अच्छी बरसात होने के कारण वह जगह क्या है, खेती के लिए उपयुक्त थी। जब वह जगह खेती के लिए उपयुक्त थी तो वहां पर कृषि कार्य भी प्रारंभ हुआ। तो यह जो कृषि कार्य है वो कब प्रारंभ हुआ, आपके 7000 ईसा पूर्व से लेके 6000 ईसा पूर्व तक खेती प्रारंभ हो गई। उसके बाद में हमने पढ़ रहे हैं उत्तर की उच्च भूमि में क्या है, स्टेपी घास के मैदान है। तो यहाँ पर कृषि कार्य मैदानों में क्या थोड़ी ढाल है, तो यहाँ पर जो कृषि कार्य की अपेक्षा पशुपालन आजीविका का अच्छा साधन है। क्यों है कि यहाँ पर जो घास के मैदान है वो साल भर हरे भरे रहते हैं, जिसके कारण पशुओं को क्या है, पौष्टिक चारा आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जब पशुओं को पौष्टिक चारा आसानी से उपलब्ध हो जाता है तो आप भी समझ सकते हैं कि वहां पर खेती में थोड़ी दिक्कत थी, क्योंकि मैदानी ढलानी भाग थे, वहां पर जो भेड़ बकरी ऊंट आदि आसानी से चल लेते थे, तो ये आजीविका का अच्छा साधन हो गया। हमने पूर्वोत्तर उत्तर की बात कर ली, अब यहाँ पर दजला फरात नदी की बात करेंगे, उसके बाद यहाँ के दक्षिण की बात करेंगे, फिर हम शहरों की तरफ चलेंगे। ग्यारहवां है दजला व फरात नदी परिवहन का अच्छा साधन थी। इससे किस प्रकार का परिवहन होता था, आंतरिक व बाहरी। ठीक है, 12वां है दक्षिणी भाग में रेगिस्तान था और यही वह भाग है जहां सर्वप्रथम शहर बने व लेखन कला का विकास हुआ। ठीक है, आप इसे उतार लीजिए जो मैं समझाया। देखिए बेटा, मैं बता रहा हूँ आपको, दजला व फरात नदी परिवहन का अच्छा साधन थी। आपको मालूम है दो तरह के परिवहन के साधन होते हैं, एक स्थल मार्ग और एक जल मार्ग। ठीक है, स्थल मार्ग की तुलना में जल मार्ग सरल व सुगम साधन है। प्राचीन काल में विदेशी व्यापार के लिए स्थल मार्ग की अपेक्षा जल मार्ग ज्यादा अच्छा था। कब? मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात कर रहे हैं हम, इस सभ्यता के संदर्भ में ये बात है। तो जो यहाँ की जो नदियां थी वो साल भर बहती थी, तो आपस में नगरों के, तो आंतरिक का मतलब है नगर आपस में जल मार्गों से जुड़े थे।
ये जो नगर थे बेटा, जिनके नाम है निपुर, टिश, पुर आदि, ये सब क्या है, एक दूसरे से किससे जुड़े हुए थे, नहरों के माध्यम से, नदी के माध्यम से। और जो बाहरी जो हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है विदेशी, विदेशी सभ्यताओं से संपर्क। ठीक है, तो ये लोग जहाजों के द्वारा विदेशी सभ्यताओं के साथ भी इनके संपर्क थे। इसका जो हमें प्रमाण मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी मेसोपोटामिया के लोगों की मोहर मिली है, और सिंधु घाटी सभ्यता में मेसोपोटामिया का सामान मिला है, और वहीं पर मेसोपोटामिया में भी सिंधु घाटी वाले लोगों का सामान हमें प्राप्त हुआ है। इससे हम कह सकते हैं कि जलमार्ग के द्वारा इनका संबंध, इसका मेसोपोटामिया के लोगों का संबंध बाहरी सभ्यताओं से भी था। और ये सारा काम कौन कराती थी, दजला व फरात नदी। ये दजला और जो फरात नदी है, ये आवागमन परिवहन के लिए अच्छा साधन थी। अब आ जाओ दक्षिणी भाग रेगिस्तान से, या दक्षिणी भाग में क्या था, रेगिस्तान था, और यह वह भाग है जहाँ सर्वप्रथम शहर बने और लेखन कला का विकास हुआ। देखो बेटा, जो उत्तर के हरे भरे मैदान थे, जो पूर्वोत्तर के हरे भरे मैदान थे, वहां पर तो ये लोग खेती आदि करते थे। जो रेगिस्तानी वाला भाग है, वो आपको मालूम है खेती के लिए प्रयुक्त नहीं है। तो उसका उपयोग इन्होंने किस तरीके से किया कि वो रेगिस्तान वाले भाग में इन्होंने शहर बसाए, और बाकी जो खेती आदि का काम जो ये नदी के पास वाले स्थान थे, उस जगह किया जहाँ पर हरियाली थी। और यही वो रेगिस्तान वाला इलाका है जहाँ सर्वप्रथम शहर बने, और शहर में क्या हुआ, लेखन कला का विकास हुआ। यहाँ जो लेखन कला है वो हस्ताक्षर लिपि है, जिसे कि पढ़ने में सफलता मिल गई है। हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की भी जो लिपि है, एक अपनी चित्रात्मक लिपि है, लेकिन उसे हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, ये हो गया आपका मेसोपोटामिया का भूगोल। अब हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया के शहर। प्रमुख शहर है मूर, दूसरा है किश, तीसरा है निपुर, चौथा है एरक, पांचवा है एरिक, और छठा है लगास। ठीक है, सर्वप्रमुख जो शहर था वो था निपुर, और यहाँ पर एक देवता था एमिलन। अब ये शहर कैसे बसे, इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी चर्चा मैंने पहले आपको कर दी है। ये प्रमुख शहर है, इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में इनके कालक्रम के बारे में बताऊंगा। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले कि जो मैस, इनको उतार दो आप जब तक। मैंने आपको बताया कि मेसोपोटामिया के जो लोग हैं, इन्होंने सर्वप्रथम दजला में फरात नदी के पास में क्या किया, गांव बसाए, और ये गांव भी धीरे धीरे कहाँ बन गए, शहर बन गए। कैसे बन गए कि यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो मानव थे, वो क्या थे, प्रगतिशील थे। उनमें प्रगति करने की जज्बा बहुत ज्यादा था। उन्होंने व्यापार आदि के माध्यम से बहुत पैसा कमाया,
आप भी देखते हैं कि जब आपके पास, मान लो सपोज करो कि आप गरीब हैं, गांव में रहते हैं, अगर आपके पास पैसा आता है तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, बढ़िया घर बनाते हैं, उसे व्यापार में लगाते हैं, उसके बाद गाड़ी घोड़े खरीदते हैं और ऐशो आराम के सामान खरीदते हैं, विलासिता की चीज खरीदते हैं। तो ऐसे ही यहाँ हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, गांव बसाए, गांवों से शहर बना, जब व्यापार आदि हुए तो ये जो बहुत सारे शहर बन गए, जिनमें नूर, किश, निपुर, एरन, एरी, लगास और एक शहर को लिख दिया टूर। ठीक है, ये जो प्रमुख शहर है, तो मैं आपको बता दूं, निपुर है, इसकी जो कालक्रम मिलता है हमें, ये मिलता है 5662 ईस्वी। किश, इसका जो काल है वो है 4500 ईसा पूर्व, और उनका जो काल है वो है 3500 ईसा पूर्व। अब देखिए, ये जो शहर है, इन शहरों में सबसे जो प्रमुख हमने माना है वो किसे माना है, निपुर को माना है। अब निपुर को जो हमने सबसे पहला जो शहर माना है, इसका मतलब क्या है कि ये जो शहर है ये सबसे प्रमुख शहर था, और यहाँ का जो देवता है इसका नाम हमने लिखा एनिलल। एनिलल है, इसको जो सारे नगर थे वो सारे नगरों में ये देवता पूजा जाता था। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, या मैं बताने चाहूंगा कि ये जितने भी शहर हैं इनका एक अपना देवता होता था। जब हम धार्मिक के बारे में पढ़ेंगे, जब हम यहाँ के राजा के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको मालूम चलेगा हर शहर का एक अपना देवता था, और उस देवता को पूजने वाला पुरोहित ही क्या होता था, यहाँ का राजा होता था। तो ऐसा ही एक देवता है जिसका नाम है आपका एनिलल। जो एनिलल है ये कहाँ, निपुर गांव का या निपुर शहर का देवता है, और ये पूरे कहाँ पूजा जाता है, पूरे शहर में पूजा जाता है। जब जल प्रलय आई, ठीक है ना, मैं बताऊंगा आपको, जब जल प्रलय आई तब क्या हुआ बेटा, उस समय बहुत सारे शहर जो है नष्ट हो गए जल प्रलय के अंदर। तो कौन कौन से शहर बचे, तो आपके पहला बचा निपुर, दूसरा बचा आपके किश, और तीसरा बचा आपके उर। ठीक है, इनके जो कालक्रम है मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, 5662 ईसा पूर्व, ये है आपके 3500 ईसा पूर्व, और ये है आपके 4500 ईसा पूर्व। अब इनकी जो विशेषता है वो मैं आपको बता रहा हूँ या बता रहा हूँ। जब मैंने आपको बताया कि एक पट्टिका मिली थी, उस पट्टिका के अनुसार जल प्रलय हुआ, और यह जो जल प्रलय था इससे बहुत सारे राज्य नष्ट हो गए। ठीक है, जब राज्य नष्ट हो गए तब क्या हुआ कि ये जो 3 शहर बचे, और इनमें से भी जो है ये 3 प्रमुख है, जिसमें से भी आप पूर्व के रूप में पढ़ेंगे, ये ज्यादा प्रमुख है। मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से कि इसके बाद में राजाओं का जो है दौर आया, इसे आप बता रहा हूँ मैं। ये जो राजा है, ये जो शहर बने, इनकी एक अपनी शासन व्यवस्था थी, और पूरे नस्तुर यहाँ पर ही, इसको हटा देता हूँ, सुमेर का पहला राजवंश
पूर्व प्रदेश के राजाओं का था। पूर्व में कुल 4 राजाओं ने शासन किया। उनका कुल शासनकाल 177 वर्ष था। ठीक है, इसे आप बता लीजिए, फिर मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो सुमेर का पहला राजवंश पूर्व प्रदेश का था, पूर्व प्रदेश के राजाओं का था। उनमें कुल 4 राजाओं ने शासन किया और उनका जो कुल शासन काल था वो क्या था, 177 वर्ष था। यहाँ का पहला शासक मैस अन्य पद था, जिसे या जिसके मरने के बाद उसकी रानी ने उसे कब्र में दफना दिया। खुदाई में उसकी कब्र मिली। जिसमें उसकी अस्थियों के साथ साथ कई कीमती सामान भी मिले। इसे उतार लीजिए, आगे बढ़ो। ठीक है, यहाँ का जो पहला शासक था वो मैस अन्य पद था। उसके मरने के बाद उसकी रानी ने उसे कब्र में दफना दिया। खुदाई में उसकी कब्र मिली, जिसमें उसकी अस्थियों के साथ कीमती सामान भी थे। ये हो गया आपके पूर्व के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे कि सुमेर में और कौन कौन से शहरों का प्रभुत्व रहा। एक दूसरा शहर है किश। किश का जो शासक था वो था कुल्लू। किश के बाद में एरिक नगर का प्रभुत्व रहा। एरिक के बाद
लगाश नगर का प्रभुत्व रहा। बाद में क्या हुआ? राज वंशों का पतन प्रारंभ हो गया और अक्कीदियनों ने शहरों पर कब्जा कर एक नई सभ्यता अक्कीदियन या बेबीलोनियन प्रारंभ की। ठीक है बेटा, इसको उतार दो बहुत बता। ठीक है, हम यहाँ पढ़ रहे हैं किसका जो पहला शासक था वो था, उसके बाद एरिक नगर का प्रभुत्व रहा, एरिक के बाद में लगाश नगर का प्रभुत्व रहा, उसके बाद राजवंशों का क्या हुआ? पतन प्रारंभ हो गया। और जो हुआ कि अक्कीदियों ने हमला किया और उसके बाद अक्कीदियों ने क्या किया? शहर पर कब्जा कर लिया और उसके बाद उन्होंने नई सभ्यता क्या बनाई? अक्कीदियन या बेबीलोनियन प्रारंभ की। तो आप क्या बता दूं, कल हम पढ़ेंगे जो सुमेरियन सभ्यता के जो समाज है इसका स्वरूप कैसा था। ठीक है ना, या सुमेरियन सभ्यता के शहरी समाज का स्वरूप कैसा था। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।